नमस्कार, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर में हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां पहली बड़ी खबर देहरादून से है, जहां राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक की। बैठक में हेल्पलाइन कर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण, विभागीय कार्य प्रणाली और सेवाओं की गुणवत्ता की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से शिकायतों के समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही आम जनता को बेहतर और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। सीएम हेल्पलाइन है और इसमें हम लोग जिले से लेकर शासन तक के उच्च स्तर तक 4 लेवल पर इसकी समीक्षा होती है, L1, L2, L3 और L4 के लेवल पर। और ये जनता की समस्याओं का, उनकी शिकायतों का समाधान इस पर तेज गति से हो, पारदर्शिता आए, लोगों को अपने घर बैठे ही अपनी समस्याओं का समाधान मिले, उसको लेकर आज समीक्षा की गई है। और पिछले जो बैठकें थी उन बैठकों से अभी समीक्षा बैठक में समस्याओं का निराकरण ज़्यादा हुआ है, उसका परसेंटेज बढ़ा है, लोगों का इस प्रक्रिया में विश्वास भी बढ़ा है। हमने कहा है कि समस्याएं, जो शिकायतें हैं वो कम से कम आनी चाहिए। एक अच्छे जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका प्रमाण होता है। अधिकारी जो है समाधान दिवस करें, सोमवार को जिलाधिकारी अपने यहाँ करें, विभागाध्यक्ष करें, सचिव करें और लोगों को उनकी समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित रूप से समाधान के लिए कार्रवाई करें। और कुछ मैंने जो लोग शिकायत करता थे उनसे बात भी करी है, मैं अक्सर उनसे बात करता हूं और उसके आधार पर फीडबैक लेकर हमारा प्रयास होता है कि जिस विभाग की समस्याएं हैं वो विभाग उन समस्याओं का समाधान करे। कुछ पेंशनों से जुड़े हुए मामले हैं, पेयजल से जुड़े हुए हैं, सड़क से, अन्य जो लाभार्थी योजनाएं हैं उनसे जुड़े हुई योजनाएं थी, उन सभी के त्वरित रूप से समाधान के निर्देश दिए। अगली खबर है, जहां सावन के साथ ही कांवड़ यात्रा शुरू हो गई। हरिद्वार से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रमुख मार्गों पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई, जबकि संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्गों का पालन करने और यात्रा के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करने की भी अपील की। और अगली खबर है, हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव ने सावन और कांवड़ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं से विशेष अपील की। उन्होंने कहा कि सावन महादेव की पूजा अर्चना का पवित्र महीना है, इसलिए कांवड़ यात्रा के दौरान नशा और हुड़दंग जैसी गतिविधियों से बचना चाहिए। रामदेव ने कहा कि इस तरह के कृत्य भगवान शिव और सनातन धर्म की गरिमा के खिलाफ है। उन्होंने सभी कांवड़ियों से शिव भक्ति में लीन रहने और यात्रा की पवित्रता व सम्मान बनाए रखने का आग्रह किया। श्रावण मास बहुत ही पवित्र है और देवाधिदेव महादेव जो आदि योगी हैं उनकी उपासना करते हुए और शिवत्व को अपने जीवन में धारण करने के संकल्प के साथ गंगा जो शिव का ही प्रवाहमान स्वरूप है, उस गंगा के अभिषेक से भगवान को अभिषिक्त करके अपने जीवन में भगवान शिव का आशीर्वाद पाने का यह एक अप्रतिम त्यौहार है। लेकिन कुछ लोग इस पर्व पर भी हुड़दंग करते हैं, कुछ लोग इसमें नशा कर लेते हैं, भांग और गांजा आदि पी लेते हैं। ये शिव का अनादर है। देखो, शिव के नाम पर नशा करना और भगवान कृष्ण के नाम पर अलग अलग रास लीलाओं के नाम पर दुराचार करना और भगवान राम का नाम लेकर के किसी भी प्रकार का किसी के साथ छल करना, ये अशोभनीय है। राम तो छल रहित है, राम तो धर्म के, रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम है। ऐसे भगवान राम की मर्यादा को जिए तब रामत्व की, राम राज्य की प्रतिष्ठा होगी, हिंदू और हिंदुत्व की और हिंदू राष्ट्र की प्रतिष्ठा होगी ना। तो हिंदुत्व की प्रतिष्ठा, हिंदू राष्ट्र की प्रतिष्ठा राम के रामत्व से, कृष्ण के कृष्णत्व और शिव के शिवत्व को धारण करने से होगी। तो जो भी किसी भी प्रकार से नशादि करते हैं या उपद्रव करते हैं, उससे अपने सनातन धर्म की गरिमा पर ठेस पहुंचती है। तो मैं सभी कावड़ियों से आह्वान करूंगा, खूब शिव की भक्ति करें। यहाँ पर भी पतंजलि में हमने पतंजलि गाय के देसी घी का, जलेबी का, लड्डू का, बूंदिया का प्रसादा निःशुल्क भंडारा लगाया हुआ है। भंडारा भी खाएं, भगवान
शिव का आराधन भी करें, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई नशा ना करें, बल्कि नशा कर रहे हो तो शिव की कावड़ ले जाते संकल्प कर लें कि हमें नशा मुक्त जीवन जीना है, हमें सात्विक जीवन जीना है, महादेव के देवत्व को, आदि योगी के योग को अपने जीवन में आत्मसात करना है। और अगली खबर है, उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का 4 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। इस मौके पर भाजपा ने उनके नेतृत्व में संगठन की उपलब्धियां गिनाई। पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने दावा किया कि महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में भाजपा ने विधानसभा, लोकसभा, नगर निकाय और पंचायत समेत 4 प्रमुख चुनावों में जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि संगठन इसी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा और 2027 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा जीत की हैट्रिक लगाएगी। निश्चित रूप से आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है और माननीय अध्यक्ष जी का 4 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी को आप लोगों के माध्यम से हार्दिक बधाई भी है, शुभकामनाएं हैं और उपलब्धियों भरा कार्यकाल रहा है और निश्चित रूप से 4 चुनाव जीते भी हैं, चाहे विधानसभा के चुनाव हों, चाहे पार्लियामेंट के चुनाव हों, नगर निकाय के चुनाव हों, उपचुनाव हों और आपके पंचायतों के चुनाव हों। तो भूतपूर्व विजय भी हासिल हुई है और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यकाल और बड़ी उपलब्धियों भरा कार्यकाल माननीय अध्यक्ष जी का रहा है और निश्चित रूप से 2027 का चुनाव भी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में अपना परचम लहराएगी। अगली खबर है, नकल विरोधी कानून को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार एक बार फिर सख्त कानून लाने की बात कर रही है, लेकिन पहले बने कानूनों के बावजूद पेपर लीक की घटनाएं नहीं रुकी। उन्होंने सवाल उठाया कि नए कानून में ऐसा क्या अलग होगा जिससे नकल और पेपर लीक के संगठित नेटवर्क पर रोक लग सके। प्रीतम सिंह ने राज्य और केंद्र सरकार से इस मामले में जवाबदेही तय करने की भी मांग की। संसद में नकल विरोधी कानून लाया जा रहा है और मैं कहना चाहता हूं कि केंद्र ने 2024 में भी नकल विरोधी कानून लाने का काम किया और ये दावा किया था कि ये सख्त नकल विरोधी कानून है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है पेपर लीक हुए हैं। अब 2026 में इसकी कयामत जो है फिर शुरू हो रही है। अब फिर कड़ा कानून लाने की बात कही जा रही है, लेकिन कड़े कानून में प्राविधान क्या है? आपने सजा की अवधि बढ़ाई है, आपने जो उन पे फाइन लगेगा या उनसे जो है पेपर लीक होने के परिप्रेक्ष्य में जो धनराशि उसको बढ़ाने का काम किया है, लेकिन रुकेगा कैसे ये तो बताएं। यही स्थिति राज्य में है। राज्य में भी पेपर लीक हुए और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम कड़ा नकल विरोधी कानून इस प्रदेश के अंदर लाने का काम करें। कानून आया, लेकिन उसके बाद भी पेपर लीक हो गया। इसकी जवाबदेही किसकी है? इसकी जवाबदेही तो सत्ता में बैठे हुए लोगों की है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के शिक्षा मंत्री जी ने तब त्याग पत्र दिया जब सबके ऊपर पानी निकल गया। छात्र छात्राओं पर, बेरोजगार साथियों पर लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और छात्राओं पर अमानवीय व्यवहार किया गया। वही अगली खबर है, उत्तराखंड में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का अगला चरण 2 अगस्त से देहरादून में शुरू होने जा रहा है। इस चरण के तहत चक्राता, विकासनगर, मसूरी और देहरादून समेत विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि यात्रा के माध्यम से प्रदेश सरकार की कथित गलत नीतियों और जनहित के मुद्दों को जनता के बीच उठाना जाएगा। परिवर्तन यात्रा के प्रभारी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस जनसंपर्क के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाएगी। कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा इस प्रदेश में प्रारंभ करने का काम किया। पहले दौर में हमने 10 जनपदों में इस परिवर्तन यात्रा को संचालित किया। अब जो है 2 अगस्त से जो है देहरादून के अंदर हम इस परिवर्तन यात्रा को संचालित करने का काम कर रहे हैं। 2 तारीख को जो है विकासनगर और सैंसपुर, 3 तारीख को देहरा कैंट और धर्मपुर, 4 तारीख को जो है राजपुर और मसूरी में ये परिवर्तन यात्रा होगी। रायपुर और डोईवाला की परिवर्तन यात्रा को हमने स्थगित किया है क्योंकि हमारे नेता रहे
वहीं अगली खबर है, देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में शिकायतकर्ता ने विजिलेंस कार्रवाई की मांग को लेकर स्पेशल विजिलेंस कोर्ट का रुख किया है। शिकायतकर्ता पंकज सिंह चेत्री का आरोप है कि विजिलेंस में शिकायत के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मंत्री पद पर होने के कारण सरकार से अनुमति की जरूरत बताई गई थी। इसके बाद उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल की। मामले में कोर्ट ने मंत्री गणेश जोशी को नोटिस जारी कर पक्ष रखने को कहा। अगली सुनवाई 3 सितंबर को होगी। देखिए, जो उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हैं श्री गणेश जोशी जी, इनके खिलाफ मैंने आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस में शिकायत की थी, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी कहती है जीरो टॉलरेंस की सरकार, तो मैंने जब विजिलेंस में शिकायत करी तो मेरी शिकायत को पर एफआईआर नहीं की गई, कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। बताया गया कि कैबिनेट मंत्री हैं, इसके लिए उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी शासन से, और शासन से परमिशन नहीं मिल रही है, इसलिए हम कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा मैं इसके बाद फिर विजिलेंस की जो स्पेशल कोर्ट है वहां पर गया, और वहां पर मैंने 173(3) बीएनएसएस में वाद दायर किया और इनके खिलाफ एफआईआर की मांग की, जिस पर कि अभी 25 तारीख को माननीय न्यायालय ने इनको नोटिस किया है और तलब किया है कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए। और इसकी जो 3 सितंबर को इसकी तारीख है, जहां पे मंत्री जी को आके बताना है कि उन्होंने ये जो संपत्ति की डिटेल मैंने दी है, और जो हलफनामे में उन्होंने अपने निर्वाचन करते वक्त नामांकन पत्र में भरी थी, वो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये संपत्ति उन्होंने कहां से अर्जित करी है, इसका स्पष्टीकरण देंगे। अपनी बात रखने के लिए 3 सितंबर को माननीय न्यायालय ने मंत्री गणेश जोशी को आदेशित किया है कोर्ट में हाजिर होने के लिए। अगली खबर है, जहां सितारगंज तहसील में विजिलेंस कार्रवाई के बाद पूरे उत्तराखंड में राजस्व कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। विजिलेंस टीम ने संग्रह कार्यालय में संग्रह अमीन मदन शर्मा और वरिष्ठ सहायक उपेंद्र राणा को कथित तौर पर 16,000 रुपए के साथ पकड़ा था। शिकायतकर्ता ने भूमि कुर्की आदेश निरस्त कराने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। वहीं तहसील प्रशासन और कर्मचारियों का कहना है कि रकम सरकारी राजस्व जमा करने की प्रक्रिया के दौरान पकड़ी गई। कार्रवाई के विरोध में राजस्व कर्मचारी संयुक्त परिषद समेत कई संगठनों ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का ऐलान किया। एक्चुअली ये अवतारा सिंह नाम का व्यक्ति है, जिसकी स्वयं की बीआरसी थी जो कि पूरी हो गई थी। इसके बाद इसकी पत्नी की बीआरसी थी। तो लगातार ही हमारे अमीन और डब्ल्यूएन सेक्शन जो हमारा संग्रह सेक्शन होता है, वो इसके घर पे दबिश दे रहा था कि इसके बकाया धनराशि की वसूली के लिए। तो इसके द्वारा कहना था कि कोर्ट से हमारा बैंक में कुछ जमा हो गया पैसा, लेकिन बैंक से कोई क्लेरिफिकेशन कुछ आया नहीं था कितना जमा हुआ, क्या जमा हुआ है। तो मतलब कुल मिला के हमारे पास इसकी 6 लाख करीब की आरसी पेंडिंग थी। तो 6 लाख की आरसी होती है, उसके अलावा इसका संग्रह शुल्क होता है, 10% करीब संग्रह शुल्क होता है। तो सबसे जमा करने के संबंध में इनकी बातचीत हुई, और उसी क्रम में इसने एक व्यक्ति थोड़ा आपराधिक प्रवृत्ति का है, तो उसने फिर तंजीने से शिकायत की जो भी की, और वो जो हमारा वसूली में धनराशि जमा होती है, कैश में जमा होती है, उसमें शिकायत करके उसमें कार्रवाई करवाई गई जनक विश्व देश की भावना से। इसके अलावा ये भी सुनने में आ रहा है कि नोटिस चाहिए था उनको किसी असला लेने के लिए। ये जनरली नोटिस अगर कुर्की किसी की हो गई है आरसी कटने की वजह से, या किसी को लाइसेंस चाहिए, तो उस स्थिति में हमको डब्ल्यूएन सेक्शन से इसमें नोटिस मांगते हैं। उसके बाद ही इसमें कार्रवाई अग्रसित की जाती है, अन्यथा लाइसेंस बनना हो, हटाना हो, वो नहीं हटाई जाती है, ताकि सरकार का जो शुल्क है सरकार को वापस मिले। वही अगली खबर है, बद्रीनाथ धाम से भगवान नारायण का सोने का मणि जुड़ित मुकुट चोरी करने के मामले पर चमोली पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर चोरी हुआ मुकुट 4,500 रुपए नगद और वारदात में इस्तेमाल बैग बरामद किया है। करीब 5 लाख रुपए मूल्य के इस मुकुट की चोरी की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी। कुछ ही दिनों में मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। शासन द्वारा नियमित रूप से संज्ञान में लिया जाता है, और दिनांक 27 जुलाई 2026 को श्री बद्रीनाथ धाम स्थित ब्रह्मर्षि साधना संघ आश्रम ब्रह्म कपाल के ब्रह्मचारी भगवत दास द्वारा एक तहरीर बद्रीनाथ कोतवाली में दी गई कि वहाँ मंदिर में जो मूर्ति थी भगवान नारायण की,
उसका एक 5 लाख रुपए मूल्य का सोने का मुकुट जिसमें कि हीरा जड़ा हुआ था एवं कुछ नकदी वहां पर भजन कीर्तन हेतु शरण लेने वाले एक तथाकथित साधु राघव दास ने चोरी कर ली है। इस पर दिनांक 27 जुलाई 2026 को मुकदमा अपराध संख्या 8/2026। अगली खबर उधम सिंह नगर के रुद्रपुर ब्लॉक सभागार में वित्तीय वर्ष की पहली वीडीसी बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। ग्राम प्रधानों ने जिला पूर्ति अधिकारी पर राशन कार्ड बनाने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए बैठक का बहिष्कार कर धरना शुरू कर दिया। विरोध के बीच डीएसओ विनोद चंद्र तिवारी ने प्रधानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन हंगामा बढ़ने पर उन्हें बैठकर छोड़कर जाना पड़ा। ग्राम प्रधानों ने सार्वजनिक माफी की मांग की है। बाद में डीएसओ के माफी मांगने पर विवाद शांत हुआ। मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य रमेश चंद्र उर्फ गुड्डू। क्या मामला हो गया? मामला साहब 1 साल से हम लोग प्रतिनिधि चुन के आए थे, बड़ा वादा करके अपने क्षेत्र के लोगों से आए थे कि हम सड़क का विकास करेंगे, ये करेंगे। हमने इतने प्रस्ताव दिए और प्रमुख जी अपनी बिना मर्जी से जहां मर्जी रोड बनाएंगे, जहां मर्जी सड़क बनाएंगे, किसी के आंगन में प्राचर करेंगे, लेकिन हम लोगों का कोई काम आज तक नहीं हुआ है। मैं सरकार से यही मांग करता हूं कि हमारे साथ जो भेदभाव हो रहा है और क्षेत्र पंचायत का क्या दायित्व है ये मुझे बताया जाए, नहीं तो मैं कोर्ट जाने के लिए बाध्य हूँ। बीजेपी, हम तो बीजेपी के सदस्य रहे हैं, हमने बीजेपी। अगली खबर नैनीताल की माल रोड से है, जहां पर 1 अगस्त से हॉर्न बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू होने जा रहा है। तल्लीताल से मल्लीताल तक नो हॉर्न जोन घोषित किया गया है। नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कुमाऊं मंडलायुक्त एवं मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत ने बताया कि यह फैसला ध्वनि प्रदूषण कम करने और पर्यटकों व स्थानीय लोगों को शांत माहौल उपलब्ध कराने के लिए लिया गया। प्रशासन ने व्यापक प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है और वाहन चालकों से नियमों का पालन करने की भी अपील की है। आप जानते हैं कि 1 अगस्त से जो मॉल रोड है, जिसको आप मान सकते हैं कि तल्लीताल डांट से शुरू होकर और पंत पार्क तक, ये डेफिनेशन उसकी रखी है, यहां पे हॉर्न बजाने को प्रतिबंधित कर दिया गया है। और इसका उद्देश्य यही था कि शोर शराबा यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, पर्यटक ठीक से घूम नहीं पाते हैं, एक न्यूसेंस है। तो उसको देखते हुए ये आदेश जारी किया गया है। तो लोकल्स तो इस बात को काफी हद तक जान भी गए हैं, इसका पालन भी करेंगे, लेकिन जो हमारे बाहर से विजिटर्स आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको शायद ये जानकारी ना हो। तो उनकी जानकारी के लिए मैं मीडिया के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि उन तक भी ये बात पहुंचे कि मॉल रोड में जब आप प्रवेश करते हैं तो आप हॉर्न का प्रयोग बिल्कुल ना। अगली खबर नैनीताल जिले में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चेतावनी के बाद जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने सभी अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अपील की है कि अत्यंत आवश्यक होने पर ही यात्रा करें और नदी नालों व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहें। संवेदनशील मार्गों पर जेसीबी और राहत टीमें तैनात कर दी गई हैं, जबकि आपदा से निपटने के लिए सभी विभागों को सतर्क रहने के लिए निर्देश दिए गए। अगली खबर है, रुद्रप्रयाग जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां चेतावनी स्तर से ऊपर बह रही हैं। बढ़ते जल स्तर को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने कहा कि केदारनाथ यात्रा पर आने जाने वाले श्रद्धालुओं सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ और अन्य टीमें लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की है कि तेज बहाव वाले नालों और नदी नालों को पार करने का जोखिम न उठाएं और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। अगली खबर, उत्तराखंड में बारिश का दौर लगातार जारी है। पहाड़ से मैदान तक बादल छाए हुए हैं और कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और मलबा आने से जनजीवन प्रभावित हुआ। वहीं सड़कों को खोलने के लिए प्रशासन की टीमें जुटी हुई हैं। मौसम विभाग ने गुरुवार को बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों में बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया। देहरादून समेत अन्य क्षेत्रों में भी तेज बारिश की संभावना जताई गई है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।